हेलो दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज क्लास 10 की तरफ बढ़ते हैं आगे। और हर बार की तरफ अगर आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करके हमारा समर्थन करें और कमेंट करके मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। ठीक है, चलिए हर बार की तरह इस बार भी अपना पिछला क्लास रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बुध के बारे में। ठीक है, जल्दी जल्दी हम पढ़ते जाएंगे। बुध के बारे में पढ़ा था। जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप ध्यान से, जैसे यूट्यूब के बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उनको समझ में नहीं आएगा कि पेन कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं टिक करते जाऊँगा धीरे धीरे करके, आप समझते जाइएगा। ओके, चलिए पहला पॉइंट, बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। दूसरा पॉइंट, सूर्य निकलने के वह 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है। मेरा बात सुनिएगा, अगर आपने रिवीजन किया है तो मेरा बात सुन के आपको याद आ जाएगा। तो सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, 2 घंटा पहले निकलता है बुध ही। सबसे छोटा और हल्का ग्रह बुध है। आगे इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में यानी सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है यह। यहाँ दिन और रात, दिन अति गर्म होता है, रातें बर्फीली होती है, यानी तापांतर जो होता है 600 डिग्री सेल्सियस का होता है। रात्रि का तापमान आप देखेंगे तो -173 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान देखेंगे तो 427 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शुक्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सांझ का तारा इसलिए कहा जाता है कि शाम में यह पश्चिम दिशा में दिखता है और भोर में यह पूर्व दिशा में दिखता है। ओके, अन्य ग्रह के विपरीत यह चक्रण करता है, यानी कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज यह चक्रण करता है। ठीक है, पृथ्वी का भगनी ग्रह किसे कहा जाता है? भगनी ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का घनत्व, आकार और व्यास के मामले में पृथ्वी के समान है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इतना आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। ओके, बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। इसका द्रव्यमान अगर देखा जाए तो सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वां भाग है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग क्या है? बृहस्पति का द्रव्यमान है। इसके पास उपग्रह जो है ज्ञानीमीड है और ज्ञानीमीड का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। और सभी उपग्रह में यह जो ज्ञानीमीड है वह बड़ा होता है। सभी उपग्रह में सबसे बड़ा है। मंगल ग्रह इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ओके, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। पृथ्वी के समान इसके पास 2 ध्रुव होते हैं। इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते रहता है। ओके, इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के ही समान है। दिन का मान यानी कि 24 घंटा का, और अक्ष का झुकाव यानी कि जैसे पृथ्वी का 23.5 डिग्री है वैसे ही इसका कक्षा तली 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब सेल्सियस में बोले 25 डिग्री का कोण बनाता है यह। ठीक है, ओके, यह अपनी धुरी पर 24 घंटा में एक बार पूरा चक्कर लगाता है जैसे पृथ्वी लगाती है। इसके 2 उपग्रह है सबसे फेमस, एक फोबोस और एक डीमोस। ठीक है, आगे सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? 687 दिन लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। कौन? शुक्र की बात हम लोग कर रहे हैं। मंगल की बात कर रहे हैं, सॉरी मंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, शुक्र की नहीं, मंगल की बात कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल 687 दिन लगाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना यह बड़ा है। ओके, मंगल ग्रह पर ही यह दोनों जो ओलिपस मेसी और निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। ओके, मार्स ओडेसी एक कृत्रिम उपग्रह है। इस उपग्रह से ही मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रक और हिमसितित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर क्या है? यह एक अंतरिक्ष यान है और नासा ने इस अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर भेजा है। क्यूरियोसिटी रोवर जो है यह 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह के गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर कहां पहुंचा? गेल क्रेटर नामक स्थान पे। यह मंगल पर जीवन की संभावना और उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। ओके, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अपना मंगलयान मॉम जो है यानी मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया, जिसका फोटो मैंने यहाँ लगाया था, आपको पढ़ाया था। ओके,
ठीक है। कब मॉम छोड़ा है 2013 में हरिकोटा से। इसका नाम क्या है? PSLV C-25। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथा अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। यानी कि पहला सोवियत, फिर नासा, फिर यूरोपीय और फिर इसरो है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना कोई यान भेजा है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, कृपया शुरू से मेरा वीडियो जरूर देखें, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। चलिए आज अपना बढ़ते हैं अगले ग्रह के बारे में। अगला ग्रह जो कि हम लोग का है शनि। शनि ग्रह के बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज शनि ग्रह के बारे में। शनि, ठीक है, जिसे सैटर्न कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सैटर्न। इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है शनि को। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सैटर्न कहा जाता है। ओके, शनि ग्रह के बारे में हम लोग जब देखेंगे, एक मिनट, इसके बारे में क्या बात है वो लोग हम देखेंगे। क्या क्या पॉइंट बन रहा है, सब पॉइंट को एक जगह अच्छे से लिखेंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्या है शनि ग्रह के बारे में? पहला पॉइंट है कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन था? बृहस्पति। तो शनि क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बारे में हम लोग को यह जानकारी मिली कि यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, ठीक है, पता चल गया। इसकी विशेषता क्या है कि इसके तल के चारों ओर वलय है। इसके तल के चारों ओर क्या है? वलय है। तल के चारों ओर वलय है। जैसे अगर आप फोटो अगर देखना चाहेंगे तो इसका हम फोटो आपको दिखा देते हैं। सैटर्न इमेज आपको कोशिश करते हैं दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह हो गया शनि ग्रह। यह शनि ग्रह हो गया। ओके, आपको अच्छे से पहले मैं दिखा दूं। शनि ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय आपको दिख रहा है। ये वलय जो है चारों तरफ आपको वलय दिख रहा है, गोल गोल। ये क्या दिख रहा है आपको? वलय दिख रहा है चारों तरफ शनि के। तो शनि के चारों तरफ क्या पाया जाता है? वलय का होना। चारों तरफ वलय है, ठीक है, गोल जैसा। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तल के चारों ओर क्या है? वलय है इसके। इसको और छोटा कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। ठीक है, PDF भी मिल जाए और प्रॉब्लम भी ना हो इमेज पढ़ने में। ठीक है, आगे देखते हैं। तल के चारों ओर वलय है और वलय की संख्या 7 है। अगर कुल वलय की संख्या कितनी है? 7 है। वलय की संख्या कितनी है? वलय जो है इसकी संख्या कितनी है? 7। वलय की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, शनि के चारों तरफ जो वलय है तो कितना वलय है? 7 वलय है, गोल गोल ऐसे ऐसे। इसको अगर जूम करेंगे तो इसी में गिना जाएगा 7 वलय। ठीक है, इसमें जूम घूम रहा है तो देखिए, जब कोई चीज़ घूमता है तो घूमते टाइम वो अलग अलग नहीं दिखाई देगा, इसी में 7 वलय होगा। ठीक है, इसी में 7 वलय होगा। ओके, तो शनि के चारों तरफ कितना वलय है? 7 गोल गोल ऐसे ऐसे वलय है। ओके, आगे। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? पीला। देख लीजिए कैसा दिखाई पड़ रहा है, पीला दिखाई पड़ता है। तो पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है यह, पीला तारे के समान, पीले तारे के समान। शनि जो है कैसा दिखाई देता है? पीले तारे के समान दिखाई देता है। ठीक है, शनि के बारे में अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा है कि शनि में वलय की संख्या कितनी है? 7 है। यह पीले तारे के समान आपको दिखाई देता है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे, इसका घनत्व तो सभी ग्रह और जल से भी कम है। इसका घनत्व तो क्या है? सबसे कम। इसका घनत्व सभी ग्रह और जल से भी कम है। सभी ग्रह एवं जल से भी कम।
जल से भी कम है। इसका घनत्व सभी ग्रह और जल से भी कम है। ओके, ठीक है, यानी कि घनत्व बहुत कम है। मैंने बताया था घनत्व, शनि का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा, जल में रखने पर तैरने लगेगा, जल में रखने पर क्या होने लगेगा? तैरने लगेगा। ओके, पूछा जाएगा कौन सा ग्रह जो है जल में रखने पर तैरने लगेगा, तो शनि ग्रह है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम है, और जिसका घनत्व कम होगा वह क्या होगा? भारी घनत्व के ऊपर तैरने लगेगा। तो यानी कि जल से भी कम है। यहाँ मान लीजिए यह जल है, तो जल से भी कम है इसका घनत्व। तो जिसका ज़्यादा है तो ज़्यादा नीचे रहता है, कम वाला ऊपर रहता है। तो घनत्व जब कम है तो इसके ऊपर रहेगा, ऊपर रहने को क्या बोलते हैं? तैर रहा है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कि शनि का नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का क्या है? टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का क्या है? टाइटन। जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलते जाइए। मैं बोला शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तल के चारों ओर वलय हैं। कितनी वलय हैं? संख्या 7 है वलय की। पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका घनत्व तो सभी ग्रह और जल से भी कम है। सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। जैसे बृहस्पति का एक उपग्रह था गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड जो सब उपग्रह से बड़ा है। लेकिन पूछा जाए कि शनि का ऐसा उपग्रह का नाम बताइए जो शनि का सबसे, शनि में बहुत सारे उपग्रह हैं, आगे हम लिखवाएंगे कि शनि के कुल कितने उपग्रह हैं, बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं, आगे लिखवाएंगे हम। ठीक है, लेकिन सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। ओके, इसको हाईलाइट कर देते हैं। सभी उपग्रह में सबसे बड़ा क्या है? टाइटन। चलिए आगे, यह आकार में बुध के बराबर है। अगर टाइटन की बात की जाए तो यह आकार में किसके बराबर है? बुध के बराबर है। यह आकार में किसके बराबर है? आकार में बुध के बराबर, बुध के बराबर। क्या आकार? अगर इसका आकार देखा जाए तो टाइटन का आकार किसके बराबर है? बुध के बराबर है। टाइटन का आकार किसके बराबर है? बुध के बराबर है। ओके, ठीक है, टाइटन जो ग्रह है, उपग्रह है, मतलब यह बुध के बराबर है। आगे अगला पॉइंट, टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। टाइटन की खोज, टाइटन की खोज किसने की? क्वेश्चन आएगा आपके मन में, टाइटन की खोज कब की और किसने की? तो 1665 में, 1665 में टाइटन की खोज 1665 में। और किसने किया? तो क्रिश्चियन हाइजोन ने। क्रिश्चियन हाइजोन, क्रिश्चियन क्या थे? हाइजोन। हाइजोन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की, क्रिश्चियन हाइजोन ने। ओके, इसकी टाइटन की खोज किसने की? क्रिश्चियन हाइजोन ने। कब की? 1665 में की। टाइटन उपग्रह की खोज किसने की? क्रिश्चियन हाइजोन ने की, और 1665 में थी। पूछा जाए क्रिश्चियन हाइजोन कहाँ के थे? तो डेनमार्क के थे। यह कहाँ के थे? डेनमार्क। डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे। डेनमार्क के खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री मतलब जो आकाश गंगा तारे इस सब के बारे में अध्ययन करता है, उसे क्या बोलते हैं? खगोल वैज्ञानिक, यानी खगोल शास्त्री। जहाँ भी खगोल आ गया समझ जाइएगा कि पूछ रहा है आकाश गंगा तारा इस सब का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक है वो। ओके, टाइटन की खोज कब की? 1665 में। टाइटन की खोज कब की? 1665 में। आपके जुबान पे याद होना चाहिए, इसलिए बोलिए बार बार। टाइटन की खोज कब की? 1665 में। किसने की? क्रिश्चियन हाइजोन ने की।
टाइटन की खोज किसने की? क्रिश्चियन हाइजोन ने की। वह कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। ओके। यह एक मात्र ऐसा उपग्रह है जिसकी पृथ्वी जैसा स्वयं का वायुमंडल है। यह टाइटन जो है, देखिए ध्यान से, एकमात्र ऐसा उपग्रह है टाइटन जो है यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है, एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसके पास क्या है? पृथ्वी जैसा वायुमंडल है, जिसके पास पृथ्वी जैसा जिसके पास पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल है। जैसे पृथ्वी का घना वायुमंडल है ना, पृथ्वी के पास वायु का मंडल है, सब वायु पाया जाता है, तो एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसके पास पृथ्वी जैसा वायुमंडल है वह टाइटन है। और टाइटन के अलावा किसी भी उपग्रह के पास अपना वायुमंडल नहीं है, लेकिन टाइटन ग्रह के पास अपना क्या है? वायुमंडल है। किसके जैसा? पृथ्वी के जैसा। जैसे पृथ्वी के पास है वैसे टाइटन के पास भी है। टाइटन की खोज कब की? 1665 में। किसने की? क्रिश्चियन हाइजोन ने। क्या हम लोगों ने पढ़ा? शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तल के चारों ओर वलय है, संख्या 7 है, वलय की संख्या, पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका घनत्व तो सभी घनत्व से कम है, यानी जल में तैरने लगेगा। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है, जो बुध ग्रह के बराबर है। ओके। टाइटन की खोज 1665 में हुई। किसने की? क्रिश्चियन हाइजोन ने की। क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। डेनमार्क के रहने वाले थे। और एक ऐसा उपग्रह है जिसके पास पृथ्वी जैसा वायुमंडल है। ओके, ठीक है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। एक और पॉइंट है, फोबे नामक उपग्रह, फोबे नामक उपग्रह, फोबे नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे नामक शनि का उपग्रह लिख लीजिए ताकि याद रहे कि यह किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। शनि का फोबे नामक जो शनि का पूछे क्वेश्चन को, फोबे किसका उपग्रह है? तो शनि का है, पहला क्वेश्चन हो गया। तो फोबे शनि का उपग्रह है। तो फोबे नामक जो शनि का उपग्रह है इसकी कक्षा के, किसी कक्षा? शनि की कक्षा, इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। घूमने की विपरीत दिशा में क्या करता है? परिक्रमा करता है। घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ओके। फोबे नामक उपग्रह, जो फोबे नामक उपग्रह है यह शनि जैसे कक्षा में घूमा जाता है, जैसे उस कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में, इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यानी शनि जैसे घूमता है उसके विपरीत दिशा में घूमने वाला कौन सा उपग्रह है? फोबे नामक उपग्रह है, जो इसकी कक्षा के विपरीत दिशा में घूमता है। जो इसकी कक्षा के विपरीत दिशा में घूमता है वह कौन सा उपग्रह है? फोबे नामक उपग्रह है, जो शनि के कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में यह घूमता है, फोबे। चलिए यहाँ तक याद हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। आप क्लास में बस बरकरार रहें, उम्मीद विश्वास रखिए आपको याद हो जाएगा। शनि पढ़ लिया हम लोगों ने, अब पढ़ेंगे अरुण के बारे में। अब पढ़ना है अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह को यूरेनस कहा जाता है। यूरेनस, आप ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा कि यूरेनस किसे कहा जाता है, नेपच्यून किसे कहा जाता है। तो यूरेनस अरुण को कहा जाता है। यूरेनस किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। यूरेनस अरुण को कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब इसके बारे में क्या है थोड़ा बताइए। इसके बारे में है कि यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह,
आकार में कैसा है, तीसरा बड़ा ग्रह। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, मैंने पढ़ाया था। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ओके, इसका तापमान कितना है भाई, इसका टेम्परेचर की बात की जाए कि तापमान है कितना, तो इसका तापमान माइनस में है। इसका तापमान कितना है, माइनस में 215 डिग्री सेल्सियस। तो अरुण का तापमान कितना है, -205। यहाँ ही याद करते चलिए, दिमाग पूरा रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, नहीं रखिएगा नहीं याद होगा। तो जो अरुण का तापमान है -215 डिग्री सेल्सियस है। अरुण का तापमान कितना है, -215 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है वह विलियम हर्शेल द्वारा की गई। किसके द्वारा, विलियम हर्शेल। इसकी खोज विलियम हर्शेल द्वारा की गई, हर्शेल द्वारा। तो विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की। किसने की, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की। किसकी, अरुण की खोज विलियम हर्शेल ने की। हर्शेल ने अरुण की खोज की। और यहाँ पे टाइटन की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन हाइजन ने की थी। ओके, ठीक है। और अरुण की खोज विलियम हर्शेल ने, अरुण की खोज किसने की, विलियम हर्शेल ने की। अरुण की खोज किसने की, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल जो है अरुण की खोज की विलियम हर्शेल ने। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं। खोज के बारे में आपने पढ़ लिया, तापमान देख लिया -215 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विलियम हर्शेल ने कब खोज की, इसकी खोज 1781 में हुई थी। कब हुई थी, 1781 में। ओके, अगला पॉइंट, इसके चारों ओर 9 वलय में 5 वलय का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इसके पास 9 वलय है। इसके पास कितने वलय हैं, 9 वलय। जैसे शनि के पास 7 वलय थे, तो इसके पास 9 वलय हैं। क्या है, 9 वलय हैं, जिनमें 5 का नाम इस प्रकार है। 5 का नाम, जिसमें 5 का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। 5 का नाम क्या क्या है, अल्फा, जिसे कहा जाता है ये अल्फा। दूसरा बीटा, अल्फा बीटा। तीसरा गामा, तीसरा गामा, अल्फा बीटा गामा। डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा त्रिभुज से दिखाया जाता है ऐसे करके। और एप्सिलॉन, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है, डेल्टा एवं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसके 5 नाम, जिनमें से 5 नाम, एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। इसके 5 का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। पूछेगा कि बताइए अल्फा, बीटा, गामा यह किसके वलय हैं, तो अरुण के वलय हैं। अरुण के वलय का नाम है। अगर आप बोलिएगा कि सर इसका फ़ोटो थोड़ा देख लिया जाए, तो चलिए आपको हम फ़ोटो देखते हैं, यूरेनस पिक्चर। अगर बोला जाए इसका फ़ोटो देखने के लिए, तो एक मिनट, यूरेनस इमेज, ये हो गया आपका यूरेनस का इमेज। ठीक है, ये होगा यूरेनस का आपका इमेज। अरुण के बारे में। ठीक है, यहाँ भी आपको दिख गया कि यह वलय हैं। इसमें कितने वलय हैं, 9 वलय हैं। कितने वलय हैं इसके पास, 9 वलय। और उनके पास कितने वलय हैं, 9 वलय हैं। और उनके पास कितने वलय हैं, 9 वलय। कितने वलय, 9 वलय, 9। और जिसमें से 5 का नाम क्या है, अल्फा, बीटा,
गामा डेल्टा एप्सिलॉन। ओके, देख लीजिए वलय ऐसे ही होता है, अलग अलग देखिए दिख रहा होगा, एक ये अलग से दिख रहा होगा, सॉरी एक मिनट, अलग आपको एक यह दिख रहा होगा, देखिए एक ये वाला अलग आपको दिख रहा होगा, फिर इसके बाद ये वाला अलग दिख रहा होगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला दिख रहा होगा अलग, फिर अलग ये वाला दिख रहा होगा। तो अलग अलग ऐसे करके कितना है, इसके पास 9 वलय हैं, ठीक है, और उनके पास कितने हैं, 9 वलय हैं। आप बोलिएगा कि समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, इसके 5 वलय के नाम हैं। आगे, यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। मैंने बताया था शुक्र और अरुण दोनों दक्षिणावर्त घूमते हैं, बस शुक्र और अरुण दोनों क्या कैसे घूमते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं, और अन्य सभी कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब यानी वामावर्त। यह अपने अक्ष पर, यह अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम। और जब भी पूरब से पश्चिम आएगा हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, इसे बोलेंगे दक्षिणावर्त। ओके, और दक्षिणावर्त घूमता है अपने अक्ष पे, और अन्य सभी ग्रह कैसे घूमते हैं, वामावर्त, मैंने बताया है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। आगे, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। अब ध्यान से बताइएगा, यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है। आप जब भी कुछ आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम्पल किसका लीजिएगा, पृथ्वी का लीजिएगा। जब भी कुछ बात आएगा तो आप एग्जाम्पल लीजिएगा पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से जाती है पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है। तो बताइए पश्चिम से स्टार्ट की या गई पूरब में, तो सूर्योदय कहाँ हुआ, सूर्योदय यहाँ पे हुआ, यानी कि सूर्य उदय पूरब में होता है। सूर्य उदय कहाँ होता है, पूरब में, यानी कि पश्चिम से जब पूरब में गया तो सूर्योदय पूरब में हुआ। तो कोई अगर पूरब से पश्चिम में जा रहा है, पूरब से पश्चिम में जा रहा है, तो वहाँ पे सूर्योदय कहाँ होगा, सूर्योदय पश्चिम में होगा, ठीक है। जहाँ लास्ट में जा रहा है वहाँ सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, पश्चिम जैसे सूर्य हमको क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई दे रहा है पूरब से पश्चिम में, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घुमा दिखाई दे रही है। तो बताइए सूर्य उदय हम कहाँ बोलते हैं, सूर्य उदय बोलते हैं पूरब में। तो लास्ट में जैसे घूम रही है बोलते हैं कि उल्टा, अगर पश्चिम से पूरब घूम रही है तो बोला जाएगा कि सूर्य कैसे घूम रहा है, पूरब से पश्चिम, यानी उदय हो रहा है पूरब में, अस्त हो रहा है पश्चिम में। उल्टा कोई चीज़ होता है तो जो चीज़ पूरब से पश्चिम घूम रहा है अगर, तो यहाँ उदय होगा और अस्त कहाँ होगा, पूरब में। तो बताइए यहाँ पे आप कि अरुण ग्रह के पास सूर्य उदय कहाँ होगा और सूर्यास्त कहाँ होगा, लाइव वाले बच्चे बताएं। अरुण ग्रह के पास सूर्य उदय कहाँ होगा, सूर्यास्त कहाँ होगा, बताइए। सूर्योदय यहाँ, सूर्योदय यानी सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्योदय होता है पश्चिम में, ठीक है। और सूर्यास्त कहाँ होगा, सूर्यास्त पूरब में। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा कि अपने अक्ष पर जो जैसा घूमता है उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। अगर कोई पूरब से पश्चिम घूमता है तो जिधर लास्ट में गया यानी पूरब से पश्चिम गया तो पश्चिम में उदय होगा और पूरब में अस्त होगा, ऐसे याद रखिएगा। जब भी कन्फ्यूजन हो पृथ्वी का विकल्प ले लीजिएगा कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब और उदय होता है पूरब में, तो वही नियम लगा दीजिए चारों तरफ। ओके,
इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। तो सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में, मतलब पृथ्वी जैसे घूमती है उसको उल्टा। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इसके उल्टा क्या हुआ कि सभी लोग कैसे घूम रहा है? पूरब से पश्चिम। तो आप बोलिए कि शुक्र भी तो पूरब से, मतलब अरुण भी तो पूरब से पश्चिम में घूम रहा है। तो हाँ, जैसे यह घूम रहा है वैसे ही इसके उपग्रह भी घूमते हैं। इसके उपग्रह भी इसके एक मिनट, इसके उपग्रह भी पूर्व से पश्चिम। ओके, अगर क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि क्या बोलते हैं, अरुण का जो उपग्रह है, तो अरुण के उपग्रह है, ठीक है, वह पृथ्वी के दिशा की तरफ घूमते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा की तरफ घूमते हैं? तो आपको थोड़ी देर सोचना है कि पृथ्वी घूमती कैसी है। तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, जबकि अरुण कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम, यानी कि उल्टा हो गया। तो बोलना है कि पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में अरुण भी घूमता है और अरुण के उपग्रह भी घूमते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अरुण के बारे में क्या पढ़ा? आकार में तीसरा बड़ा उपग्रह है, तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका तापमान जो है, इसका तापमान -215 है। इसका तापमान कितना है? -215। इसका तापमान जो है -215 है। इसका तापमान है -215 डिग्री। खोज 1781 में हुआ। अरुण की खोज कब हुई? 1781 में। किसने किया? विलियम हर्शेल ने किया। अरुण की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने। अरुण 1781 विलियम हर्शेल। अरुण 1781 विलियम हर्शेल। इसके पास 9 वलय हैं, जिसमें से 5 का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है, और यानी कि दक्षिणावर्त। इसके उपग्रह भी पूरब से पश्चिम घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त कहाँ होता है? पूरब में होता है। चलिए, यह अपने धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे यह लेटा सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो सूर्योदय अरुण को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। मैंने कहा हुआ था कि सबसे ज़्यादा झुका कौन सा है? अरुण झुका है। तो इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, अधिक झुकाव के कारण, सूर्य की तरफ अधिक झुकाव के कारण, सूर्य के तरफ अधिक झुकाव के कारण कहा जाता है। इतना ज़्यादा झुका है कि लगता है कि सो गया है। झुकाव के कारण सूर्य अरुण को क्या कहा जाता है? झुका हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब लेटा हुआ ग्रह। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। ओके, इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। इसका सबसे बड़ा उपग्रह किसका? अरुण का। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया। 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 टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए कुछ चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इतना में से आपको कितना समझ में आया, फिर आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं मन में जवाब देंगे। चलिए बताइएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले। अरुण तीसरा बड़ा उपग्रह है। इसका तापमान -215 डिग्री। खोज विलियम हर्शल ने की थी। 9 वलय हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, 5 उसमें से नाम है। पूरब से पश्चिम घूमता है। सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पूरब में होता है। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसमें से क्वेश्चन आपसे 2-3 क्वेश्चन पहले पूछेंगे। नाम बताइए, शनि की खोज किसने की? मतलब शनि के उपग्रह का नाम बताइए। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए पहले। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। बहुत बढ़िया। टाइटन की खोज किसने की?
टाइटन की खोज किसने की? हाइजोन, क्रिश्चियन हाइजोन। क्रिश्चियन हाइजोन ने इसकी खोज की। कब की? 1665 में। मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको याद ना हो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि याद हो जाए। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन, ओके। और हाइजोन ने इसकी खोज की थी। हाइजोन ने शनि के उपग्रह टाइटन की खोज की 1665 में। अच्छा, टाइटेनिया किसका उपग्रह है? टाइटेनिया किसका उपग्रह है? यह अरुण का है, अरुण का। टाइटन है शनि का और टाइटेनिया है अरुण का। टाइटन शनि का और टाइटेनिया है अरुण का। टाइटन शनि का और टाइटेनिया अरुण का। अरुण का बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। बताइए फोबे नामक उपग्रह किसका उपग्रह है? फोबे, फोबे किसका उपग्रह है? शनि का। फोबे जो है शनि का उपग्रह है जो इसके विपरीत दिशा में घूमता है। फोबे शनि का उपग्रह है जो इसकी कक्षा के घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है, फोबे, ठीक है। यहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ा था। किस उपग्रह का घनत्व तो सबसे कम होता है? किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम होता है? बताइए जल्दी, किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम? शनि का घनत्व तो सबसे कम, इतना कम होता है कि पानी में तैरने लगता है शनि, ठीक है, ओके। चलिए देख लेते हैं। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तल के चारों ओर वलय हैं, 7 वलय हैं। पीला तारा दिखाई देता है। इसका घनत्व तो सभी ग्रह और जल से कम होता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। आकार में किसके बराबर है? बुध के बराबर है। टाइटन किसके बराबर है? बुध के बराबर है, ओके। टाइटन की खोज 1665 में हुई थी, क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। डेनमार्क के खगोलशास्त्री हैं और एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास वायुमंडल है किसके जैसा? पृथ्वी जैसा। फोबे नामक उपग्रह शनि का है जो कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है, फोबे नामक उपग्रह, ओके। अरुण आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है और इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। खोज विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। खोज विलियम हर्शेल किसका खोज? अरुण की खोज। हर्शेल अरुण की खोज। इसके पास 9 वलय हैं, ठीक है। अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है और सूर्योदय पश्चिम में, सूर्यास्त पूर्व में। लेटा हुआ ग्रह किसे कहता है? अरुण को। और सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ क्लास में समझ में आ रहा है, याद करना है, तो देखिए 80% भी क्लास में याद हो जा रहा है, तो आप उसको रिपीट मोड में याद कीजिए। मेरा काम क्या है कि बार बार पढ़ा के समझाना और एक चीज़ को बार बार रिपीट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में याद हो जाए। और अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आपको क्लास में पूरा याद हो जाएगा। थोड़ा वीक भी बच्चे हैं, कोई बात नहीं, उसको क्या करना है? घर पे रिपीट करना है और अगले क्लास पढ़ने से पहले याद कर लेना है और फिर बार बार वीडियो को सुनना है। जैसे आप कोई काम कर रहे थे, वीडियो 2x स्पीड में कीजिए, ईयरफोन लगा के सुनिए। जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं वो भी ये काम कीजिए, जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो भी ये काम कीजिए। अगर आप यह काम कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और यह काम नहीं कीजिएगा तो भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए इस सब्जेक्ट को अपना बनाना है तो बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। वरुण, और जीके में 100% कभी याद नहीं किया जाता है। जीके पढ़ा जाता है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने लगता है। तो आप बार बार बस पढ़िए, बार बार याद करने की कोशिश कीजिए, इससे एग्ज़ाम में अपने आप बनेगा। जब एग्ज़ाम दीजिएगा मेरा वीडियो पढ़ के, तब आपको समझ में आएगा कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। देखते हैं वरुण के बारे में। इसकी खोज जहान गाले ने की। वरुण की खोज सबसे पहले खोज किसने की? वरुण की खोज, तो वरुण यानी नेपच्यून की खोज 1846 ईस्वी में नेपच्यून की खोज हुई थी। किसने की? जहान गाले ने। जहान गाले, 3 नाम आया अभी तक खोज के बारे में, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। एक हाइजोन साहब थे, हाइजोन ने किसी चीज़ की खोज की थी। एक हर्शेल थे, हर्शेल ने खोज की थी। एक गाले साहब आ गए। तो बताइए हाइजोन ने किसकी खोज की थी और हर्शेल ने किसकी की थी? तो हाइजोन ने टाइटन की खोज की थी, शनि के उपग्रह टाइटन की खोज की थी। हाइजोन ने शनि के उपग्रह टाइटन की खोज की थी, ठीक है। कब? 1665 में। टाइटन की खोज की थी 1665 में, ओके। हर्शेल ने किसकी खोज की थी?
अरुण की खोज की थी। अरुण के सबसे मतलब अरुण, अगर बात आपसे पूछा जाए कि ठीक है बताइए कि अरुण की खोज किसने की, अरुण ग्रह की, तो अरुण ग्रह की खोज हर्शेल। तो यह अरुण ग्रह की खोज किया था, जबकि हाइजोन ने इसके उपग्रह यानी शनि के उपग्रह का खोज किया था। तो अंतर समझिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और इस टाइटन का खोज हाइजोन ने किया था, और अरुण ग्रह का खोज हर्शेल ने किया था। यहाँ पे इसके उपग्रह की खोज नहीं की थी, हर्शेल ने इस ग्रह यानी अरुण ग्रह की खोज की थी। अब आपसे पूछा जाएगा अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो अरुण के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटेनिया है। ठीक है, ओके। चलिए, जहान गाले वरुण की खोज, जहान गाले ने वरुण की खोज की थी। जहान गाले ने किसकी खोज की, वरुण की खोज की। ओके। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह, दूर स्थित ग्रह, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, अरुण है। ठीक है, आगे, इसके चारों ओर अति शिथिल मीथेन का बादल छाया है। इसके चारों ओर मीथेन का बादल छाया है, वरुण के चारों ओर। इसके यहाँ वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है, इसके चारों ओर अति शीतल यानी बहुत ठंडा, अति शीतल यानी बहुत ठंडा मीथेन का बादल छाया है। मीथेन का बादल छाया हुआ है, मीथेन का बादल छाया है। पूछा जाएगा किस ग्रह के चारों ओर मीथेन का बादल छाया है, तो वरुण। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन जो है उसका बादल छाया हुआ है, मीथेन गैस का, तो मीथेन का बादल छाया हुआ है वरुण का। बहुत ठंडा मीथेन का गैस का बादल छाया हुआ है वरुण के चारों ओर। ठीक है, ओके। इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है, प्रमुख उपग्रह। इसका प्रमुख उपग्रह का नाम अगर पूछा जाए तो क्या नाम है, टाइटन। टाइटन नहीं, ट्राइटन। टाइटन शनि का उपग्रह है, ट्राइटन जो है वरुण का है, ट्राइटन वरुण का है, ट्राइटन वरुण का है। जहान गाले ने वरुण की खोज की थी। वरुण की खोज किसने की थी, जहान गाले ने। जहान गाले ने खोज की थी। कब की थी, 1846 में। ईस्वी याद नहीं करना है, ईस्वी बस जब पढ़ना है तो ईस्वी पढ़ना है। याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन याद करने का कोशिश नहीं करना है। ठीक है, हो जाए तो अलग बात है। जहान गाले ने वरुण की खोज की थी, सबसे दूर ग्रह है, चारों ओर मीथेन का बादल छाया है, मीथेन का बादल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कि मीथेन का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है, वरुण ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है मीथेन का बादल। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पृथ्वी देखना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में आता है कि भाई पृथ्वी आकार के मामले में कौन से नंबर पे है, तो मैंने पढ़ाया था आकार के मामले में पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। मैंने अभी जानबूझ के पूरा PDF पहले लिख दिया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि वीडियो कुछ बड़ा हो जा रहा है। अभी इससे पहले 42 मिनट का वीडियो बन चुका है, और अगर पृथ्वी का मैं बनाऊंगा तो कुछ लिखने में और ज़्यादा वीडियो टाइम लगेगा, इसलिए मैं PDF लिख के आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ताकि मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि आपका कंप्लीट भी हो जाए, याद भी हो जाए, और ज़्यादा आपको लोड भी मानना पड़े। ठीक है, ओके। चलिए, तो पृथ्वी के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है, 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है, कितने नंबर पे है आकार में, 5वां बड़ा ग्रह है। तो आप बोलिएगा ठीक है, यह तो याद है सर कि 5वां बड़ा ग्रह है। पहला पे बृहस्पति था, दूसरा पे शनि था, तीसरा पे अरुण था, चौथा पे वरुण था, 5वां पे पृथ्वी थी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पृथ्वी का अक्ष जो है, अगर पृथ्वी के अक्ष के बारे में देखा जाए, पृथ्वी का अक्ष जो है उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका है। तो आप बोलेंगे यह क्या है, तो देखिए यह फोटो पहले देखिए। इस फोटो को आप देखिएगा तो जो यह आपको दिख रहा है, यह लाइन जो सीधे दिख रहा है, इसे बोलते हैं पृथ्वी का कक्षा तल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कक्षा तल। ठीक है, यानी कि यह वाला लाइन क्या है, पृथ्वी का कक्षा तल है। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, समझ में आ गया। पृथ्वी का कक्षा तल आप बोलिएगा तो यह सीधे लाइन है। जो कक्षा तल पर अगर बोला जाएगा लंब, तो कक्षा तल पर लंब क्या है, यह इस पे लंब क्या है, इस पे लंब आपको यह दिखेगा लाइन,
लंब जो मैंने लिखा है, लंब यहाँ पे जो लंब लिखा है, तो यह कौन सा लाइन है? यह वाला लाइन है। मेरे पेन को देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, लंब है यह, यानी कक्षा तल पर लंब बोला जाए तो यह वाला लाइन लंब होगा। ठीक है, तो अगर बोला जाएगा कक्षा तल और लंब, तो आप इमेज कक्षा तल बोला जाएगा तो यह वाला लाइन है, लंब बोला जाएगा तो यह वाला लाइन है। ठीक है, और पृथ्वी का अक्ष कौन सा है? पृथ्वी का अक्ष यह वाला लाइन है, जहाँ एन और एस यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लिखा हुआ है। देखिए अक्ष जहाँ लिखा हुआ है, यानी अक्ष जहाँ लिखा हुआ है, यह वाला लाइन जो है पृथ्वी का क्या है? अक्ष है। तो ठीक है सर, यह समझ में, इतना समझ में हम लोग को आ गया कि अक्ष कौन सा है और लंब कौन सा है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अक्ष और लंब में, आप बोलिएगा तो हम लोग समझ जाएंगे अक्ष क्या है, लंब क्या है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप देखिएगा कि पृथ्वी का अक्ष तो यह है, पृथ्वी का अक्ष तो यह है, तो हाँ सर अक्ष तो यह है, और अक्ष और लंब के बीच में, अक्ष और लंब के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? 23.5 डिग्री, यह वाला कोण 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुका है? तो जो अक्ष पर, यानी पृथ्वी अगर लंब मत देखा जाए तो पृथ्वी जो है जहाँ एन, यह एन लिखा हुआ है और जहाँ एस लिखा हुआ है, यानी एन मतलब उत्तरी ध्रुव और एस मतलब दक्षिणी ध्रुव, तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे ही दिखता है, यानी कि लंब से अगर तुलना किया जाए तो यह 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ओके। तो पृथ्वी का अक्ष जो है, पृथ्वी का जो यह अक्ष है, फोटो में देखिए, पृथ्वी का जो यह अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने लंब से, यानी कक्षा तल पर बना लंब, लंब का बात कर रहा है, घुमा के बोला, अक्ष जो है लंब से, सीधे बोल रहा है, तो अक्ष लंब से क्या 23.5 डिग्री झुका है। अक्ष जो कक्षा तल पर लंब है उससे कितना झुका है? 23.5 डिग्री झुका है, यह मैंने पढ़ा दिया। अक्ष जो है लंब से कितना झुका है? 23.5 डिग्री झुका है। अक्ष जो है लंब से कितना झुका है? 23.5 डिग्री झुका है। ठीक है, और दूसरे शब्द में अगर आप बोले तो पृथ्वी का जो अक्ष है, यानी पृथ्वी का अक्ष, अक्ष की बात किया जा रहा है, यह बात किया जा रहा है जो मैं फोटो बना रहा हूँ, देखिए बार बार, पृथ्वी का जो अक्ष है इसके पृथ्वी की कक्षा तल से, किससे? पृथ्वी की कक्षा तल से, यानी कि कक्षा तल मतलब यह वाला लाइन, फोटो में देखिए, पृथ्वी की कक्षा तल से, पृथ्वी की कक्षा तल से, यानी अक्ष की बात कर रहा है कक्षा तल से, तो कक्षा तल और अक्ष के बीच का कोण देखा जाए तो कितना बनेगा? देखिए ध्यान से, तो 66.5 डिग्री। कैसे? क्योंकि यह वाला कोण हो गया 23.5 डिग्री और पूरा यह वाला कोण जो है अगर देखा जाए, पूरा ये कोण कितना बनेगा? पूरा ये कोण चूंकि लंब है तो 90 डिग्री बनेगा, तो 90 में से यह 23.5 घटाइएगा तो कितना बनेगा? 66.5 बनेगा। तो 66.5 डिग्री कक्षा तल और अक्ष के बीच का कोण बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर आपसे बोला जाएगा कि बताइए कक्षा तल और अक्ष के बीच में, तो कक्षा तल और अक्ष के बीच में, तो देखिए कक्षा तल कहाँ लिखा है, अक्ष कहाँ लिखा है, तो कक्षा तल और अक्ष के बीच में 66.5 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपसे बोला जाएगा कि अक्ष और लंब के बीच में, तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो अक्ष का झुकाव अगर देखा जाएगा तो लंब से देखा जाएगा, यानी 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा तल से कितना कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री। ठीक है, तुलना जिसका देगा उसका आंसर आपको बताना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो पीछे करके इसको 2 बार सुन लीजिए। तो ठीक है, कक्षा तल पर 23.5 डिग्री झुका है, कक्षा तल पर 23.5 डिग्री झुका है, और पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, लंब से 23.5 डिग्री और कक्षा तल से 66.5 डिग्री। ओके, इतना समझ में आ गया सर कि पृथ्वी जो है पहले से ऐसे अक्ष है इसका, लंब से अगर बात किया जाए तो लंब से 23.5 डिग्री, यह बात किया जाए तो 23.5 डिग्री, और इसका कक्षा तल से बात किया जाए सर तो 66.5 डिग्री। यह हम लोग को यह 23.5 है, यह 23.5 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 डिग्री है, और ये वाला 66.5 डिग्री है। हम लोग को समझ में अच्छे से आ गया। चलिए इस बात को अच्छे से 2-3 बार सुनिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, तीसरा पॉइंट देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, यानी कि जिस पर हम लोग जीते हैं अभी, जिस पर इंसान या जानवर जो भी है, पेड़ पौधे हैं, जीवन जीते हैं, तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर अभी जीवन है। दूसरे ग्रह यानी मंगल पर जीवन की संभावनाएं देखी जा रही है। अगर यहाँ से कुछ आदमी जाके वहाँ रहने लगे तो जी सकते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल अभी जीवन किस ग्रह पे है, तो अभी जीवन बस एकमात्र पृथ्वी पर है। ठीक है, तो पूछा जाएगा एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में देखा जाए तो इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है।
इसका एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा जो है जिसको मून बोला जाता है, एकमात्र इसका उपग्रह है। बस चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। बस एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा। ठीक है सर, यह भी मालूम है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो विषुवत का व्यास 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास है। तो इसका मतलब सर, तो यह मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का यह विषुवत रेखा हो गया। तो इसका जो व्यास देखा गया, व्यास क्या बोला जाता है? केंद्र से। तो इसका जो व्यास देखा जाए तो 12,756 किलोमीटर है। ओके, तो विषुवत वाला व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास देखा जाए, ध्रुव का दोनों का ध्रुव मिलाने वाला व्यास देखा जाए तो यह हो गया 12,713। तो यह हो गया ध्रुव, दोनों ध्रुव को मिलाने वाला 12,713 और यह जो हो गया 12,756। आप बोलिए क्यों सर? क्योंकि पृथ्वी जो है नारंगी टाइप की है, ठीक है, अंडाकार शेप, जैसे यह वाला शेप। तो आप देखिए कि यह वाला शेप में लंबा वाला कौन सा है? तो सर यहाँ तो लंबा जो दिख रहा है, अगर पृथ्वी ऐसी है, बाई द वे पृथ्वी ऐसी है, तो इसमें लंबा दिख रहा है, विषुवत वाला लंबा दिख रहा है और ध्रुव वाला थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ध्रुव वाला छोटा है। ठीक है, तो सेम है सर। विषुवतीय व्यास देखिए 12,756 किलोमीटर है, यहाँ पे 12,756 है, और ध्रुवीय व्यास यानी जो ध्रुव का व्यास है, यहाँ फोटो में देखिए मैं बना रहा हूँ, यह दोनों ध्रुव का जो व्यास मैं बना रहा हूँ, यह वाला दोनों ध्रुव का व्यास, व्यास किसे बोला जाता है? केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो केंद्र से होकर हमें गुजारना भी है, तो केंद्र से होकर गुजार दिया। चूंकि ध्रुव को बोल रहा है ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुव से होकर भी जाना चाहिए। तो ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। 12,713.6 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास 12,756 ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास 12,756, 12,713, यानी कि यह वाला व्यास जो हो गया 12,713.6 और जो यह वाला व्यास हो गया 12,756 किलोमीटर। ओके, व्यास हो गया। तो सर समझ में अच्छे से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब दोनों का अंतर निकाल दिया जाए, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का, तो अंतर लगभग 43.6 आता है, लेकिन हम लिख दिए 43 किलोमीटर। तो पूछा जाए कि दोनों के बीच का अंतर, तो घटा लीजिए 12,756, इसमें से 12,713 जैसे ही घटाइएगा तो अंतर 43.6 आएगा। घटाने पे अंतर मतलब दोनों का घटाव। ठीक है, तो दोनों का घटाव कितना आता है? लगभग 43 किलोमीटर। ओके, ठीक है। क्या मैंने लिखा सर? तो मैंने यही लिखा कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, यह वाला व्यास 12,713.6 किलोमीटर और जो विषुवत वाला व्यास है, या मान लीजिए केंद्रीय है, तो 12,756 किलोमीटर। यही मैंने लिखा है। अभी तक बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। और क्या हम लोगों ने पढ़ा है? और अभी तक पढ़ा है कि पृथ्वी का जो लंब से अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री और कक्षा तल से अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री है। ठीक है। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? यानी कि औसत व्यास मतलब ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास सबको जोड़ के और भाग करना 2 से, दोनों का औसत निकाल देना। तो औसत व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर औसत व्यास। 12,000 पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन, पृथ्वी का व्यास बताइए। तो व्यास बताने का मतलब कि कोई ना विषुवत व्यास पूछा गया ना ध्रुवीय व्यास पूछा गया, आपसे अलग अलग नहीं पूछा गया। तो बताइए एक व्यास पृथ्वी का, यानी औसत व्यास पूछ रहा है वो। तो एवरेज व्यास क्या हो गया? 12,742 किलोमीटर। अगर जहाँ एक बताने की बात होती है 12,742 किलोमीटर। ठीक है, 12,742 किलोमीटर हो गया इसका औसत व्यास। तो पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ध्रुव यानी कम वाला है 12,713, विषुवतीय 12,756 और औसत व्यास 12,742, 742। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो यह औसत व्यास किसने गणना किया था? जो पृथ्वी का औसत व्यास है, इसकी गणना किसने किया था? तो इसकी गणना जो है इरेटोस्थनीज ने किया था। देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसकी गणना किसने किया है? इरेटोस्थनीज ने। तो पूछा जाएगा कि पृथ्वी का औसत व्यास है कितना? 12,742। किसने गणना किया? किसने गणना मतलब किसने बताया कि इसका औसत व्यास 12,742 है? तो इरेटोस्थनीज ने। औसत व्यास किसने बताया? इरेटोस्थनीज ने। पढ़ते हैं फिर रिपीट करते हैं। ठीक है, ओके।
12,742 इरेटोस्थनीज ने बताया था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी अगर देखा जाए, मान लीजिए कि यह सूर्य है और यह पृथ्वी है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अरे बाप रे बाप, 149.6 मिलियन, पहले मिलियन लगाइए और उसके बाद किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अभी तक क्या पढ़ा हमने? अभी तक पढ़ा कि पृथ्वी जो है 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है सर। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट मतलब पहला डॉट, दूसरा पॉइंट मतलब दूसरा डॉट। तो जहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ वहाँ नज़र डालिए आप। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का जो अक्ष है वह लंब से 23.5 डिग्री, अक्ष जो है लंब से 23.5 डिग्री झुका है और अक्ष जो है कक्षा तल से 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ओके, दोनों सर समझ में आ गया। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तीसरा पॉइंट लिखा था। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है सर। इसका ध्रुवीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और मतलब विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, पहला पॉइंट। और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है और दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर दोनों का अंतर है, ठीक है। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है सर? 12,742 किलोमीटर। किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था। और सूर्य पृथ्वी की दूरी 149.6 किलोमीटर, यानी 150 मिलियन किलोमीटर मान लीजिए, 150 मिलियन किलोमीटर मान लीजिए। 149.6 मतलब कितना हुआ? 150, तो 150 मिलियन किलोमीटर मान लीजिए दूरी है। 150 मिलियन यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है। अक्ष पर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है, आपको अच्छे से मालूम है। पृथ्वी कैसे घूमती है? बार बार पिछला वीडियो सुने होंगे तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, कितना स्पीड से? 160 माने 1610 किलोमीटर पर घंटा, 1610 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से घूमती है, यानी 1 घंटा में 1610 किलोमीटर चलती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूरब, अक्ष पर मतलब सर एक ही जगह पर घूमना, एक ही जगह पर अपने घूमना, इसे बोलते हैं अक्ष पर घूमना, ठीक है। अपने अक्ष पर, यानी कि देखिए जी यह वाला अक्ष है, तो यह वाला अक्ष है, इसके गोल 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 गोल, इसी अक्ष के गोल 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 घूमना, ठीक है, एक लट्टू की तरह। जैसे मान लीजिए कि इसके बीच में एक गोल वस्तु डाल दिया लकड़ी के बीच में, इस गोल वस्तु को घुमा दीजिए आप, तो इस गोल वस्तु को घुमाइएगा, ऐसे घुमाइएगा, मान लीजिए ऐसे करके घुमाइएगा, यह एक लकड़ी डाल दीजिए, गोल कोई वस्तु है बाय द वे, तो ऐसे घुमाइएगा और एकदम जोर से घुमाइए तो यह घूमने लगेगा अपने जगह पे, तो इसी क्या बोलते हैं? अपने अक्ष पर घूमना। तो अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पश्चिम से पूरब घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे घूमती है तो वह एक चक्कर कितना दिन में लगाती है? मतलब मान लीजिए कि यह घूमना स्टार्ट की, तो कोई भी गोल वस्तु घूमना स्टार्ट की तो एक घूमते 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 पहले एक चक्कर लगाएगी, तो एक चक्कर कितना देर में लगाती है? तो एक चक्कर यह लगाती है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, यानी कि 24 घंटा जो हम लोग बोल देते हैं 24 घंटा में, यानी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। तो ऐसे जोड़िए 23 घंटा, ठीक है, 56 मिनट और 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा ना। तो दिमाग में बस रखिए, ऐसे जुटेगा नहीं यहाँ पे, जोड़ने के लिए मैं दिमाग में रखने के लिए बोल रहा हूँ। 56 मिनट और उसके बाद 4 सेकेंड बोल देना है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, यानी 24 घंटा में लगभग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दैनिक गति, यानी एक दिन की गति। एक दिन होता है 24 घंटा में, तो दैनिक गति बोलते हैं या घूर्णन गति बोलते हैं, गोल घूम रहा है इसलिए, तो इसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए घूर्णन गति या दैनिक गति कितना होता है पृथ्वी का, मतलब कितना घंटा लगाती है घूर्णन गति करने में? तो 24 घंटा, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगाती है, ठीक है। घूर्णन गति या दैनिक गति जो है कितने स्पीड से करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। समझ में आ गया? ओके सर, दैनिक गति मतलब दिन की वाली गति, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रही है। ओके, ठीक है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में अगर बात किया जाए, अगला पॉइंट यहाँ पे, अगर ये पॉइंट देखा जाए अगर कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटा लगता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को, चूंकि पृथ्वी की बात हो रही है, तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा, जैसे यहाँ पे सूर्य है
और इसके चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगा रही है। इसके चारों ओर क्या कर रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है? एक चक्कर पूरा लगाने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। 365 दिन 6 घंटा। तो किस स्पीड से घूमती है भैया एक चक्कर लगाने में? तो यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। कितना चलती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलती है। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से यानी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। तो लगभग यह 30 किलोमीटर हो गया। तो हम लोग लिख दिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 30 किलोमीटर। अच्छा, यानी कि जो यह पृथ्वी है यह एक सेकंड में 30 किलोमीटर चलती होगी। तो हाँ, एक सेकंड में भन 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 आई, यहाँ पे 30, मान लीजिए कि यहाँ 30 हो गया तो 30 किलोमीटर पहुँच गई एक सेकंड में। इसका चाल है। तो बोला जाएगा कि सूर्य की जब परिक्रमा करती है पृथ्वी तो इसका चाल कितना होता है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड वाले को हम लोग क्या लिख दिए? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड या 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कितना दिन लग जाता है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। चूँकि एक साल 365 दिन का होता है और 6 घंटा, जैसे ही मान लीजिए एक साल 6 घंटा हुआ, अगला साल फिर 6 घंटा जुटा यानी 12 घंटा हो गया। पहला साल, मैं क्या समझा रहा हूँ देखिएगा, पहला साल 6 घंटा हुआ, 365 दिन 6 घंटा में 365 दिन का दिन हो गया। फिर अगला साल और 6 घंटा हुआ जुटा, फिर अगला साल और 6 घंटा, अगला साल और 6 घंटा, 6 घंटा अधिक हो रहा है या अधिक 6 घंटा हो रहा है ना। तो 6 घंटा यानी 6 का 24 यानी 4 साल आया तो 24 घंटा हो गया। 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ गया। तो हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, यानी 365 दिन हर साल हम लोग लेते हैं। 365 दिन का एक वर्ष कहते हैं और 4 साल बाद 366 दिन का हो जाता है वह साल। और उस दिन क्या होता है? फरवरी जो है 28 दिन का ना होकर कितना दिन का हो जाता है? 29 दिन का होने लगता है फरवरी, जिसे हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। ओके, लीप वर्ष क्यों होता है समझ में आया? क्योंकि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटा में करती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितना दिन में करती है? 365 दिन 6 घंटा में करती है। और एक साल में 365 दिन 6 घंटा, अगला साल फिर 365 दिन 6 घंटा, अगला साल फिर 365 दिन 6 घंटा, अगला साल फिर 365 दिन 6 घंटा। तो हम लोग कैलेंडर में 365 दिन लिखते हैं और दिमाग में रखते हैं कि यह 6 घंटा जो है अभी लिखे नहीं है। 4 साल बाद इसको मिला करके एक दिन बढ़ा देते हैं तो काम हमारा बन जाता है। फिर मेकअप हो जाता है कि ओ चलो मेकअप हो गया, कहीं छूटा नहीं कुछ भी। तो ठीक है, तो 4 साल बाद लीप वर्ष क्यों आता है समझ में आ गया होगा। क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने में लगता ही है 365 दिन 6 घंटा। और कितना स्पीड से? स्पीड होता है उस समय 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। उस समय स्पीड क्या होता है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, और इस जो स्पीड को बोला जाता है, सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लग रहा है, तो इस जिस गति से कर रहा है यानी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कर रहा है ना, तो जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कर रहा है यानी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इस गति को क्या कहा जाता है? तो इस गति को कहा जाता है वार्षिक गति। वार्षिक मतलब एक वर्ष वाला गति। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एक साल लग रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? वार्षिक गति कहा जाता है, या परिक्रमण गति। परिक्रमण मतलब चारों तरफ परिक्रमा करने वाला गति। तो चारों तरफ परिक्रमा करने वाला गति क्या है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कृपया ध्यान से सोचें, समझे तब जवाब दें, ऐसे ही जवाब ना दें आप, तब ताकि आपका आंसर सही हो। परिक्रमण बोलेगा तो यानी परिक्रमा करने वाला, चारों तरफ घूमने वाला, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, और वार्षिक गति मतलब एक साल वाला, तो वहीं 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कि गति से करता है। ओके, इसे आप निकालिएगा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा को जब सेकेंड में निकालिएगा, तो चूंकि 1 घंटा यानी 1 घंटा, इसे निकालिएगा 1 घंटा में कितना चाल है? 1610 किलोमीटर। 1 घंटा मतलब कितना हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चाल है? 1610। तो 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 × 60 सेकंड होता है में 1610, यह सेकंड हो गया। तो एक सेकंड में 1610। यह समझाने वाला बात उन बच्चों के लिए है जो समझना चाहते हैं। 60 × 60 कितना हो गया? 3600। तो 3600 में जैसे ही भाग कीजिएगा तो बहुत कम किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा।
ठीक है, यानी कि अगर प्रति घंटा यहाँ लिखा हुआ है तो इसीलिए 1610 है। प्रति सेकेंड अगर में आप बदलेंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, यानी कि जो घूर्णन वाली गति है वह वार्षिक गति यानी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड से छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, यह बात ध्यान से निकालिएगा पहले। क्या आपका काम होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क क्या रहेगा आपका कि बताइए कि चूंकि एक घंटा मतलब कितना हुआ 60, एक घंटा में होता है 3600 सेकेंड, एक घंटा में 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 3600 सेकेंड में 1610 किलोमीटर, तो एक सेकेंड में कितना किलोमीटर? 1610 बटा में 3600 किलोमीटर एक सेकेंड में। इसका भाग देके निकालिए, तब पता चलेगा कि अच्छा यह जो गति है ना, जितना आपको इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड आएगा और इससे तुलना कीजिएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से, तो पता चलेगा कि यह वाला जो क्या है कम है, यह वाला क्या है ज़्यादा है। 30 ज़्यादा होगा, 30 से इसका मान क्या आएगा? इसका मान कम आएगा, यानी कि घूर्णन वाला मान कम आएगा, वार्षिक वाला मान ज़्यादा आएगा सेकंड में आप निकालिएगा तो। ठीक है, तो कोई पूछेगा घूर्णन गति का मान ज़्यादा होता है कि वार्षिक गति, तो वार्षिक गति का मान ज़्यादा होता है। ये नहीं कि 1610 किलोमीटर देख के आप मार दीजिएगा, वो घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, वह अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो पीछे करके 2-3 बार सुनिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो बस आप याद कर लीजिए 1610 किलोमीटर प्रति घंटा होता है घूर्णन गति, और जो वार्षिक गति होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। क्या यहाँ पे इसने बोला कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा अगर करवाया जाए, किसको? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा कराया जाए तो उससे क्या बोलते हैं? सौर वर्ष, यानी सौर को घूमने में लगा वर्ष, सूर्य को घूमने में लगा वर्ष। तो यह कितना होता है? 365 दिन 6 घंटा। आपने अभी पढ़ा कि सूर्य को घूमने में लगा वो कितना समय होता है? 365 दिन 6 घंटा। तो सौर वर्ष कितना हो गया? 365 दिन 6 घंटा। तो सौर वर्ष पूछा जाएगा सौर वर्ष कितना होता है, तो सौर वर्ष मतलब आंख बंद कीजिएगा, सोचिएगा, सौर वर्ष मतलब सौर को सूर्य को घूमने में कितना वर्ष लगा, तो घूमने में 365 दिन 6 घंटा लगा, यही सौर वर्ष का मान होता है। ओके, ठीक है। प्रत्येक सौर वर्ष यानी 365 दिन 6 घंटा का बात किया, प्रत्येक सौर वर्ष मतलब 365 दिन 6 घंटा, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष मतलब 365 दिन, सौर वर्ष मतलब 365 दिन 6 घंटा, सौर वर्ष मतलब सौर वर्ष का बात किया जाए अगर तो 365 दिन 6 घंटा सौर वर्ष मतलब, और कैलेंडर वर्ष 365 दिन। तो बताइए सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से कितना बड़ा है? अगर तुलना किया जाए तो यहाँ 6 घंटा बड़ा है। देखिए 6 घंटा बड़ा है ना, तो वही लिखा है यहाँ पे कि जो सौर वर्ष है कैलेंडर वर्ष से 6 घंटा बड़ा होता है। कोई मैंने अलग बात नहीं लिखा है, जो मैंने पढ़ा दिया है वही लिखा है। तो सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग कितना घंटा बड़ा होता है? 6 घंटा बढ़ जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? अगला पॉइंट, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन मतलब मौसम का परिवर्तन क्यों होता है? तो 2 कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जो अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन आ जाए कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो पहला ऑप्शन आपको मारना है, अक्ष पर झुके होने के कारण। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा कारण क्या है, तो सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन, यानी कि सूर्य जो यहाँ पे है, ध्यान दीजिए सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो कभी पृथ्वी यहाँ है, कभी पृथ्वी यहाँ है, घूमते घूमते कभी यहाँ आएगी, तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदल रही है, पृथ्वी बार बार अपना स्थिति चेंज कर रही है। तो सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण, जब वार्षिक गति करती है यानी अपना सूर्य का चक्कर लगाती है तभी वार्षिक गति होता है। वार्षिक गति कब होता है? सूर्य के जब चक्कर लगाती है तभी ना। तो जब वार्षिक गति करती है तो उसके कारण भी क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, वार्षिक गति करने के कारण भी क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आ गया सर। 2 कारण है, एक अक्ष पर झुके रहना, एक वार्षिक गति, एक अक्ष पर झुके रहना, एक वार्षिक गति, एक अक्ष पर झुके रहना, एक वार्षिक गति, एक अक्ष पर झुके रहना, दूसरा वार्षिक गति के कारण, सीधे वार्षिक गति के कारण। तो 2 कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। दोनों जो आएगा ऑप्शन में दोनों मारना है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? अक्ष पर झुके होने के कारण और वार्षिक गति के कारण। ठीक है सर।
पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होने के कारण क्या है, तो दिन रात भी छोटा बड़ा वार्षिक गति के कारण होता है। दिन रात छोटा बड़ा किसके कारण होता है, वार्षिक गति के कारण। वार्षिक गति के कारण दिन रात छोटा होता है। ऋतु परिवर्तन भी वार्षिक गति के कारण होता है, और दिन रात छोटा भी जो होता है, दिन रात छोटा भी वार्षिक गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन भी वार्षिक गति और अक्ष पर झुके होने के कारण। और दिन रात छोटा बड़ा पूछेगा, यानी कभी दिन बड़ा हो गया, कभी रात बड़ी हो गई, कभी दिन छोटा हुआ तो रात कभी छोटी हो गई। तो यह क्यों होता है, वार्षिक गति होने के कारण। ठीक है, ओके। आकार में पूछा जाए कि पृथ्वी किसके बराबर है, तो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है, आकार में यह शुक्र के समान है। आकार में पृथ्वी किसके समान है, शुक्र के समान है, जो मैंने पहले ही लिखा था शुक्र में कि यह पृथ्वी के समान ग्रह है। ठीक है, तो आकार में किसके समान है, शुक्र के समान है या शुक्र के बराबर है। ओके, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला पॉइंट, नीला ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह का। क्यों कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी पर जल है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर क्या है, जल है, तो जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी को। पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो शुक्र ग्रह के समान है। दिन रात बड़ा छोटा होने के कारण क्या है, तो वार्षिक गति है। वार्षिक गति, ऋतु परिवर्तन तो अक्ष पर झुके होने के कारण, और वार्षिक गति के कारण। ओके, प्रत्येक सौर वर्ष, तो आपके आंख बंद करके सोचिए, सौर वर्ष मतलब 365 दिन 6 घंटा, यह सौर वर्ष हो गया। तो प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से कितना बड़ा हुआ, तो 6 घंटा बड़ा हो जाता है। यह जो 6 घंटा है, ये इतना बड़ा होने लगता है। ठीक है, ओके। पृथ्वी की वार्षिक गति, तो वार्षिक गति में दिमाग में आना चाहिए 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और दिमाग में आ जाना चाहिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो कितना दिन में घूमेगा, 365 दिन 6 घंटा। तो पूछा जाएगा कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटा। उस समय उसकी गति क्या होती है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ओरिजिनल होता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लेकिन लगभग हम लोग लिखते हैं 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे परिक्रमण गति भी कहा जाता है, वार्षिक गति को। ठीक है, घूर्णन गति, घूर्णन मतलब अपने जगह पर घूमना, लट्टू की तरह अपने जगह पर घूमना गोल गोल, तो घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहा जाता है, यानी एक दिन में गति, एक चक्कर लगाने में गति। तो एक चक्कर लगाने में कितना होता है समय, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। सोचने वाली यह सब बात है। दैनिक गति मतलब एक दिन 24 घंटा का होता है, तो 24 घंटा आसपास वाला आंसर होगा, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, उस समय स्पीड कितनी होती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा होती है स्पीड। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमने पढ़ा है 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। और पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 है, 12,742 किलोमीटर है। और इसकी गणना किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। इसकी गणना किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। इसकी गणना किया था इरेटोस्थनीज ने। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, इसका विश्वतीय व्यास क्या पढ़ा, 12,756 किलोमीटर विश्वतीय व्यास है, 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, 713.6 किलोमीटर, और अंतर 43 किलोमीटर। ठीक है, इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। चलिए, ओके, अब बस 2 लाइन है, खत्म हो गया। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा, पूछा जाएगा कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकट का तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यानी कि पृथ्वी का सबसे निकट है सूर्य। ठीक है, और सूर्य के बाद कोई निकट है तो क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो सूर्य के बाद, अगर सूर्य के बाद बात किया जाएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नाम याद कर लीजिएगा, सबसे निकट है सूर्य। पृथ्वी से पूछा जाएगा पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य, लेकिन सूर्य के बाद कौन सा निकट का तारा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी किस समूह का तारा है, समूह बताइए, अल्फा सेंचुरी का। अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। मान लीजिए कि यह एक अल्फा सेंचुरी है, यह अल्फा सेंचुरी है, इसी के बीच में कोई प्रॉक्सिमा नामक सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी इसका समूह है, और उसके बीच में पाया जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो पूछा जाएगा कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी किस समूह का हिस्सा है, तो अल्फा सेंचुरी का हिस्सा है। अल्फा सेंचुरी का हिस्सा है।
ठीक है। अल्फा सेंचुरी का हिस्सा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सूर्य का निकटतम, सूर्य का भी यह निकटतम तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का भी निकटतम तारा है, ठीक है। पृथ्वी का नहीं, सूर्य का भी है। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी से आप बोलिएगा निकट है तो कितना निकट है? पृथ्वी से जब निकट का तारा है तो कितना है? तो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। सोचिए कितना निकट है, कितना दूर है यह। पृथ्वी से कितना दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष, 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। 4.22 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष खुद एक दूरी का मात्रक है, तो 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी है, ठीक है। ओके, साइरस या डॉग स्टार के बारे में पढ़ लें। तो साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी, इस यह क्या है भाई? तो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से 9 प्रकाश, यह है क्या? एक तारा है, तारा की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, तो 9 प्रकाश वर्ष याद कर लीजिए। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष। प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.22 प्रकाश वर्ष। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष। और साइरस या डॉग स्टार 9 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला तारा है। सूर्य से दोगुना यह द्रव्यमान का तारा है। सूर्य से दोगुना द्रव्यमान है इसका, साइरस या डॉग स्टार का, ओके। और रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। रात्रि में अगर कोई तारा दिखाई देता है, उसमें सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है रात में दिखाई देने वाला, तो साइरस या डॉग स्टार है। तो रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा डॉग स्टार, नाम से ही देखिए डॉग स्टार, डॉग स्टार साइरस, ये डॉग स्टार बोलिए या साइरस बोलिए, सबसे चमकीला तारा है रात्रि में दिखने वाला। सूर्य से दोगुना द्रव्यमान है, यानी कि सूर्य का जितना द्रव्यमान है ना, उसका दोगुना द्रव्यमान वाला यह तारा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या है? यह एक तारा है, यह एक तारा है, 9 प्रकाश वर्ष दूर है, सूर्य से दोगुना द्रव्यमान है, और रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। इतना हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत